हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी का बहुत ही ज़बरदस्त और कॉन्सेप्ट बेस, यानी ऐसा नहीं कुछ की जो चीज़ें हमको रटनी पड़ी, समझने वाली चीज़ यानी कॉन्सेप्ट बेस चीज़ को हम आपके बीच में लेकर के आए हैं। आपको खुद पता हो गया होगा आज हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे और उस टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। कौन सा टॉपिक है? नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय का टॉपिक है, बहुत ही शानदार है। उसमें हम लोग देखेंगे जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है मार्केट प्राइस, क्या होता है फैक्टर कॉस्ट और किस हिसाब से अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की गणनाएं की जाती हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का बहुत ही शानदार सेशन। तो सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे अपने अपने लेवल पर और अब बात करेंगे आज हम लोग किसके बारे में, राष्ट्रीय आय के बारे में। तो चलिए बात कर ले रहे हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। चलिए देख लेते हैं क्या होता है राष्ट्रीय आय। तो नेशनल इनकम को हम लोग बहुत ही सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या बोल देते हैं, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। देखिए अब राष्ट्रीय आय को पढ़ने से पहले एक बात यह क्लियर कर लेते हैं कि सर आय क्या होता है, इनकम है क्या। तो इनकम का मतलब है कि विभिन्न स्रोतों से अर्जित की जाने वाली जो संपत्ति होती है उसी को क्या कहते हैं, आय कहते हैं। कौन से स्रोतों से? विभिन्न स्रोतों से। जितने भी स्रोत आपके पास हैं, अगर हम विभिन्न स्रोतों से अर्जित आयों को इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारी आय हो जाएगी क्या, विभिन्न स्रोतों से अर्जित की गई संपत्ति। बहुत ही शानदार टॉपिक है साथियों, बहुत जबरदस्त है, समझने की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विभिन्न स्रोतों से अर्जित की गई धनराशि क्या होती है, आय कहलाता है भैया। देखिए भी राष्ट्रीय आय की बात नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ हम लोग आय की बात कर रहे हैं कि जो आप कमाते हैं ना वही आय होती है। तो विभिन्न स्रोतों से अर्जित की गई आय क्या कहलाता है, आय कहलाता है। जैसे आपके घर में जहां जहां से जो जो पैसा आता हो वह आपके घर की इनकम है, वह आपके घर की आय है। तो उसी प्रकार आपका घर और बड़े लेवल पर अगर लेने का प्रयास करेंगे तो हम क्या कहेंगे, आपके घर का मतलब राष्ट्रीय आय। बहुत बड़े लेवल पर बात कर लें तो आपका देश ही, तो देश में ही आपके लोग हैं। अगर भैया देश में हमारे सब भाई बंधु ही हैं तो देश के अंतर्गत जो धनार्जन होता है, अर्जित की गई धनराशियां होती हैं, उसी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो कहा जाता है अच्छा, और कब अर्जित की गई, तो किसी एक विशेष समय में। और एक विशेष समय का मतलब होता है एक वर्ष, और एक वर्ष का मतलब होता है वित्तीय वर्ष। कौन सा वर्ष? वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर। और भारत के हिसाब से भारत का जो वित्तीय वर्ष है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। यह भी आपके छोटे एग्जामों में पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है तो समझ गए होंगे आप लोग, किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान, क्या, किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, उसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से प्रोवाइड होगा। तो साथियों सारी चीजें एकदम अपने माइंड को स्थिर करके मेरी बातों को सुनना, जो मैं लिख रहा हूं उसको समझने का प्रयास करना। लाइफ में दोबारा कभी भी नेशनल इनकम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या कहा कि किसी एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, किसी एक वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, किसी एक वित्तीय वर्ष में अन्यत्र स्रोतों से, अन्यत्र स्रोतों का क्या मतलब है भी बता रहा हूं, अन्यत्र स्रोतों से
अर्जित की गई धनराशि, अर्जित की गई धनराशि क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। बहुत सही। विभिन्न स्रोतों से अर्जित की गई धनराशि कब? एक निश्चित समय यानी एक वित्तीय वर्ष में, उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। जैसे समझिएगा कि हमारे भारत देश के लोग हमारे देश के अंदर काम करके वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, वह हमारे भारत देश के राष्ट्रीय आय का हिस्सा है। हमारे भारत देश के कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स जाकर के विदेश में कहीं भी सेवाएं दे रहे हैं, वो हमारे भारत देश के राष्ट्रीय आय का हिस्सा है। तो यही बात हमको समझनी होगी कि अन्यत्र स्रोत का मतलब है कि आपके इंडियन इकोनॉमी के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों से जितनी भी धनराशि अर्जित की जाती है या इन सभी क्षेत्रों में जितना भी प्रोडक्शन होता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, वह हमारे देश के राष्ट्रीय आय का हिस्सा होता है। वह हमारे भारत देश के राष्ट्रीय आय का हिस्सा है। और अगर संक्षेप में कहने का प्रयास करें तो वही राष्ट्रीय आय है। क्या? किसी एक वित्तीय वर्ष, जैसे ही आपके माइंड में राष्ट्रीय आय या आय शब्द आए तो आप लोगों को एक क्लिक होना चाहिए। क्या? फाइनेंशियल ईयर की बात आपको तुरंत पता हो जानी चाहिए कि बात अगर आय की होगी तो एक फाइनेंशियल ईयर हमारे पास होना चाहिए। तो वह फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसीलिए बंधुओं आपने देखा होगा जब भी गणनाएं होती हैं तो उसके साथ 2 वर्ष लगा होता है, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2011-12, मतलब वो एक फाइनेंशियल ईयर है जिसमें 1 अप्रैल से 31 मार्च की गणनाएं आधारित होती हैं। तो जो राष्ट्रीय आय होता है उसमें इसी समय यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जितना भी प्रोडक्शन होता है उसी को मात्र शामिल किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय में किसको शामिल किया जाता है? जो प्रोडक्शन कब हो? एक वित्तीय वर्ष में हो। अच्छा, आपने बहुत ही शानदार तरीके से समझ लिया कि यार राष्ट्रीय आय क्या है। बोलिए, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? अभी आप कहेंगे सर जीडीपी को राष्ट्रीय आय कहेंगे, जीएनपी को। वो राष्ट्रीय आय तो है, निश्चित तौर पर है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट है। राष्ट्रीय आय के मेजरमेंट यानी मापन की सिद्धांत है, अवधारणा है, तरीके हैं। क्योंकि जीडीपी भी राष्ट्रीय आय होगी, जीएनपी भी राष्ट्रीय आय होगी, एनडीपी भी राष्ट्रीय आय होगी और एनएनपी भी राष्ट्रीय आय होगी। तो कहने का मतलब है, अब हम यह बात देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय को हम कौन कौन से कैटेगरी में मापते हैं। तो मैं आपको बता दूं तो भारत में राष्ट्रीय आय मापन के जो आधार हैं, भारत में राष्ट्रीय आय 2 आधारों पर मापा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय कितने आधारों पर मापा जाता है? तो सर आप कहेंगे 2 आधारों पर मापा जाता है। एक, भारत में राष्ट्रीय आय मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमत पर मापी जाती है। अब ये क्या होता है बाजार कीमत? अभी आपको बता रहा हूं। क्या है मार्केट प्राइस? यानी इसको एमपी भी बोलते हैं। मार्केट प्राइस पर मापी जाती है यानी बाजार कीमत पर मापी जाती है। और एक साधन लागत पर मापी जाती है। साधन लागत का मतलब है दोस्त फैक्टर कॉस्ट। बहुत ही शानदार तरीके से समझ लीजिएगा, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साधन लागत का मतलब क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। देखिए, बाजार कीमत मतलब मार्केट प्राइस और साधन लागत मतलब फैक्टर कॉस्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में राष्ट्रीय आय मापन के कितने आधार हैं, तो आप कहेंगे सर 2 आधार हैं। एक मार्केट प्राइस, इसको शॉर्टकट में एमपी भी कहा जाता है, और एक होता है फैक्टर कॉस्ट, इसको शॉर्टकट में एफसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एफसी भी कहते हैं। तो देखिए, ये बाजार कीमत क्या होती है? जल्दी से सभी लोग बताएंगे बाजार कीमत क्या होती है। बाजार कीमत का मतलब है कोई भी वस्तु बाजार में जितने मूल्य पर बिकने को तैयार हो। समझने का प्रयास करना, कोई भी वस्तु जितने मूल्य पर बाजार में जाने को तैयार हो, बिकने को तैयार हो, उसी को कहते हैं बाजार कीमत।
बाजार कीमत बहुत छोटी सी बात है कि कोई भी वस्तु जितने मूल्य पर मार्केट में जाने को तैयार होती है उसी को क्या कहते हैं, बाजार कीमत, या जितने मूल्य पर मार्केट में बिकती है। नो डाउट ये भी समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु, या साफ साफ कहें तो वस्तु और सेवा का, वस्तु एवं सेवा का वस्तु एवं सेवा का विक्रय मूल्य, वस्तु एवं सेवा का विक्रय मूल्य ही क्या कहलाता है, बाजार कीमत कहलाते हैं। बहुत स्पष्ट तरीके से आपको समझना होगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं क्योंकि यह टॉपिक बिल्कुल फैक्ट के हिसाब से नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलता है, इसलिए थोड़ा टफ भी होता है लोगों को समझने में। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अच्छा समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, इसलिए आपको समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो बाजार कीमत का मतलब होता है वस्तु एवं सेवा का विक्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए यह मोबाइल मार्केट में 15,000 का बिक रहा है, तो इस मोबाइल का जो मार्केट प्राइस है वह कितना होगा, 15,000 होगा। मान लीजिए जो आपके पास पेन है, कोई भी आपके पास एक पेन है और आपने उस पेन को मार्केट से 20 रुपए का खरीद कर लाया है, तो वह 20 रुपए मार्केट प्राइस होगा। मान लीजिए आपने कोई बुक खरीदी और आप मार्केट में जाते हैं, बुक खरीदते हैं और उस बुक की कीमत आपने 200 रुपए अदा किया है, तो 200 रुपए उसकी मार्केट प्राइस है। बोलिए यस। अब आपने समझ लिया। देखिए मार्केट प्राइस अगर आप समझ लेते हैं या फैक्टर कॉस्ट आप समझ लेते हैं ना, तब हमको जीडीपी जीएनपी पढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत ही शानदार तरीके से समझते हैं। अच्छा, ये मोबाइल की कीमत जो हमने 15,000 रुपए आपको बताई, या पेन की कीमत जो आपने 20 रुपए, या बुक की कीमत 200 रुपए किया है, तो आप लोग ये अपने माइंड में सोचने का प्रयास करना, यह मार्केट प्राइस है, इसका लागत मूल्य या साधन लागत यह नहीं है। साधन लागत का मतलब लागत मूल्य भी कह सकते हैं, मतलब उसका जो बनाने में जो खर्चा आता है ना, उसको साधन लागत कहा जाता है। अच्छा, एक चीज और, इन वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए, वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए कुछ साधनों की जरूरत पड़ती है। वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए कुछ साधनों की जरूरत पड़ती है। जैसे सबसे पहले अगर आप कोई एक मोबाइल बनाने के बारे में सोचेगा, तो सबसे पहले एक व्यक्ति होगा जो यह सोचेगा कि हमको कौन सी वस्तु या सेवा का उत्पादन करना होगा, तो उसको सोचने वाले को उद्यमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्यमी कहा जाता है। फिर यह सोचेगा कि हमको कहाँ करना है वस्तु या सेवा का उत्पादन, यानी उसको मकान या जमीन की तलाश होगी, या मकान और जमीन देखेगा। फिर उस सब पर काम करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने के लिए उसके लिए पूंजी की जरूरत पड़ेगी। और चौथे किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, तो वह पड़ेगी किसकी जरूरत? श्रमिक की जरूरत पड़ेगी। तो किसी भी वस्तु और सेवा के उत्पादन के 4 स्तंभ कहे जाते हैं। इसमें से अगर हम किसी एक को भी निकाल देते हैं, किसमें से? उद्यमी, मकान या जमीन, पूंजी और श्रमिक, तो किसी भी प्रकार की वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं हो सकता। यानी वस्तु और सेवा का उत्पादन करना है तो इन चारों का होना आवश्यक है। बाकी पूंजी के माध्यम से कच्चा माल, सारी चीजें, परिवहन जो भी होगा वो हम पूंजी के माध्यम से कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है साधन। अब प्रश्न क्या था हमारा? साधन लागत क्या होता है? साधन, तो साधन लागत, अब साधन लागत बता रहा हूं, समझने का प्रयास करना। इसके ऊपर जो लागत आती है, साधन के ऊपर जो लागत आती है उसको साधन लागत कहते हैं। जैसे उद्यमी के ऊपर क्या लागत आएगी भैया? उद्यमी को या तो लाभ होगा या हानि होगा। मकान या जमीन के ऊपर क्या लागत आएगी? मकान को या तो किराया मिलता है और जमीन को क्या मिलता है? लगान मिलता है। बहुत शानदार टॉपिक है, जबरदस्त तरीके से इसको पढ़ने का प्रयास करना। ठीक है, क्या मिलता है? लगान मिलता है। इस पूंजी को क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। और श्रमिक को क्या मिलता है? मजदूरी मिलती है। तो आप ये समझ चुके होंगे कि अगर कोई वस्तु मार्केट में 15,000
₹20, ₹200, ₹50, ₹5, ₹10 को बिकने को तैयार है, इसका मतलब है कि उसमें उस उद्यमी का लाभ या हानि भी शामिल है, उस किराया खर्च जो होता है मकान का वो भी शामिल है, जो कहीं से ब्याज पर पैसे लिया है, पूंजी लगाया है, वो भी शामिल है, और मजदूर की मजदूरी भी शामिल है। मान लीजिए अगर साधन लागत 14,000 रुपए आता है और मार्केट में मोबाइल कितने का जाता है, 15,000 रुपए का जाता है। क्यों? क्योंकि अभी इस पर टैक्स नहीं जोड़ा गया है, सरकार का कर भी जोड़ा जाता है, जिससे दाम बढ़ जाता है। तो एक चीज आपके माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए कि सर बाजार कीमत हमेशा साधन लागत से ज्यादा होता है, बाजार कीमत हमेशा साधन लागत से ज्यादा होता है। अब बात यह आती है कि बाजार कीमत साधन लागत से ज्यादा कैसे होता है। तो आपने देखा होगा अगर कोई वस्तु बाजार कीमत पर, यानी मान लीजिए एक वस्तु है और मार्केट में 200 रुपए की बिक रही है, तो इसको बनाने में जितना खर्चा आया वो भी शामिल है इसमें, और साथ ही साथ सरकार को दिया जाने वाला टैक्स भी इसमें शामिल है। लेकिन अगर इसके लागत मूल्य की बात करेंगे तो सरकार के टैक्स को हटा देंगे, सरकार के टैक्स को हटा देंगे तो लागत मूल्य हो जाएगा कम और बाजार कीमत हो जाती है ज्यादा। बिल्कुल, अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में निराकरण जरूर करूंगा। पहली बात तो यह समझिएगा कि हमको राष्ट्रीय आय जो मापते हैं वह दो आधारों पर मापते हैं। किस आधारों पर? बाजार कीमत पर और साधन लागत पर। तो जो बाजार कीमत होता है, तो बाजार कीमत का तात्पर्य ही यही होता है कि कोई भी वस्तु मार्केट में कितने मूल्य की बिक रही है, वह उसकी बाजार कीमत है। यानी वस्तु एवं सेवा का जो विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस जो होता है, उसको ही क्या कहा जाता है? मार्केट प्राइस। और कोई भी वस्तु, अगर मान लीजिए आपका मोबाइल है 15,000 का आप खरीदा है, पार्ले जी का बिस्किट खरीदने जाते हैं 5 रुपए का मिलता है, कोई कुछ और चीज खरीदने जाते हैं 10 रुपए का मिलता है, मान लीजिए आपने मास्क खरीदा 50 रुपए का मिला, वो सब क्या है? वो सब मार्केट प्राइस है, लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस में टैक्स भी इंक्लूड होता है। यह कॉन्सेप्ट अपने माइंड में एकदम क्लियर कर लीजिएगा। और कॉस्ट प्राइस क्या होता है सर? उद्यमी का लाभ हानि होता है, उसमें मकान या जमीन पर जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है उसका कुछ खर्चा आता है ना, कुछ किराया या लगान देना पड़ता है, उसका खर्चा। पूंजी से कच्चा माल आता है, उसका पैसा जोड़ा जाता है, पूंजी का ब्याज जोड़ा जाता है, और साथ ही साथ मजदूरों की मजदूरी भी जोड़ी जाती है, वह होता है साधन लागत। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए, अगर राष्ट्रीय आय मापन के दो आधार हैं, कौन कौन से दो आधार हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया। एक आधार है बाजार कीमत। क्या है? बाजार कीमत। बाजार कीमत का मतलब होता है मार्केट प्राइस। एक आधार है बाजार कीमत, इसको शॉर्टकट में एमपी यानी मार्केट प्राइस लिखते हैं। और दूसरा आधार क्या है? तो दूसरा आधार है साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत। अब यहां पर आपको एक चीज समझना होगा कि सर अभी तक हम जो समझते हुए चले आ रहे हैं, जिसको एफसी कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट, जो समझते हुए चले आ रहे थे हम लोग, उसको समझ रहे थे कि ये दो आधार हैं। लेकिन दोस्तों, इन दो आधारों पर कुछ कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट हैं। इन दो आधारों पर कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे 4 कॉन्सेप्ट इसके अंतर्गत होते हैं और 4 कॉन्सेप्ट आपके एफसी के अंतर्गत भी होते हैं। तो आप लोग एक बार शेयर करके देखिएगा, बहुत शानदार सी चीजें आपको यहां पर समझ में आनी है। एक एक चीजों का एकदम जबरदस्त तरीके से मैं आपके सामने प्रस्तुति दूंगा, क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडीपी जीएनपी खूब चिल्लाते रहते हैं, तो आइए आज देख ही लेते हैं कि क्या होता है जीडीपी, जीडीपी कैसे बढ़ती है, जीडीपी कैसे घटती है, स्लो डाउन क्या है, अप डाउन क्या है, सारी चीजें मैं आज आपको इसी क्लास में बताऊंगा। तो देखिए, इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन कौन सी जीडीपी? मार्केट प्राइस पर। जीएनपी को पढ़ते हैं किस पर? मार्केट प्राइस पर। क्या होता है सब कुछ बता रहा हूं, बहुत जल्दी आपके सामने उसको भी पेश कर दूंगा। फिर होता है एनडीपी, किस पर? मार्केट प्राइस पर। और एनएनपी मार्केट प्राइस पर। यही सारे चारों कॉन्सेप्ट यहां भी होते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट होते हैं किस पर? फैक्टर कॉस्ट पर।
और एनएनपीएफसी को ही डायरेक्टली क्या बोल दिया जाता है, नेशनल इनकम बोल दिया जाता है, राष्ट्रीय आय बोल दिया जाता है। तो चलिए आइए हम लोग इसको बहुत ही शानदार तरीके से देखने, समझने और सहेजने का काम करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखिएगा ताकि आपको यह पता रहे कि आज के इस टॉपिक में हम किसको बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। पहली बात तो आपको एकदम मुझे जो लग रहा है कि बाजार कीमत और साधन लागत कंप्लीट हो गया होगा आपका। बाजार कीमत और साधन लागत आपका कंप्लीट हो गया होगा। आप बहुत शानदार देखिए साथियों, क्योंकि हम लोग जीडीपी अगर पढ़ेंगे ना तो जीडीपी एमपी भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ जीडीपी एफसी भी पढ़ेंगे। दोनों को एक साथ साथ लेकर के चलेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत शानदार चीज आपको समझ में आएगी। और कभी भी आपको मुझे जैसा लग रहा है कि आपको दोबारा नेशनल इनकम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। समझ रहे ना, आपको दोबारा नेशनल इनकम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आप बहुत ध्यान से संयम से चीजों को लीजिए। अगर नहीं देखा है तो भी देख लो। आपको मैंने बता दिया था कि वस्तु और सेवा की जो मूल्य होती है, जो मार्केट में होती है, उसको बाजार कीमत, और वह जितने में बनकर के तैयार होती है वह उसकी कॉस्ट प्राइस या फिर फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है, साधन लागत। दोनों में एक चीज, जो सारी कहानी जो मैंने आपको बताई, इसको अगर भूल भी जाओगे तो एक चीज याद रखिएगा, कोई चीज मार्केट में जितने में बन जाती है वह उसका साधन लागत कहलाता है, और जितने में बिकती है वह उसकी बाजार कीमत कहलाती है। तो बनने और बिकने के बीच एक प्रक्रिया होती है टैक्स की, जो उसको इंक्लूड कर देते हैं, तब बाजार कीमत फैक्टर कॉस्ट से बढ़ जाता है। चलिए ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग एक एक को पढ़ेंगे। किसको पढ़ने वाले हैं? जीडीपी। बहुत सही। अब शांति बनाए रखना, जो मैं बातें बोलूं एकदम शांति से सुनना दोस्तों। जिंदगी में आपको जीडीपी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीडीपी कौन सी वाली? एमपी और एफसी दोनों पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जीडीपी एमपी की बात कर लेते हैं। अगर इसका पूरा नाम जानने का प्रयास करें तो इसको कहा जाता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस पर? बाजार कीमत पर। ग्रोस का मतलब होता है सकल, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। बहुत शानदार तरीके से एक एक शब्दों को देखते हुए पढ़ेंगे। पहली बात तो आपने ये क्लियर कर लिया कि मैं पढ़ने क्या जा रहा हूं, जीडीपी। और जीडीपी किसका हिस्सा है? राष्ट्रीय आय का। किसके अंतर्गत जीडीपी पढ़ रहा हूं? तो मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमत के अंतर्गत। तो देखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया, आते ही लेक्चर में जब इन्हें स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर हम राष्ट्रीय आय की गणना करें या आपको कहीं भी राष्ट्रीय आय समझ में आ जाए तो आपके माइंड में एक क्लिक होना चाहिए किसका? फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष का। आपके माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए? फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष की क्लिकिंग होनी चाहिए, ताकि आप बहुत ही शानदार तरीके से इन चीजों को समझ सकें। अब देखिए बात आती है जीडीपी की। तो मैं पहले बोल करके सुनाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा। किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान, किसी एक वित्तीय वर्ष, जैसे ही मैं किसी एक वित्तीय वर्ष, अच्छा लिख भी देता हूं ताकि आप पढ़ सकें, समझ सकें और चीजें आपको आसानी से आए। किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान, किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान, किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान आप देखेंगे यहां पे घरेलू शब्द लिखा है। तो घरेलू का मतलब होता है घर, घर का मतलब होता है देश के अंदर। अभी लिख रहा हूं, बहुत समझाऊंगा। किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान देश के अंदर, क्यों? क्योंकि अभी आपने देख लिया कि घरेलू शब्द लिखा है तो देश के अंदर लिख दिया।
तो किसी एक वित्तीय वर्ष की बात, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च, देश के अंदर का मतलब होता है आपका जो भौगोलिक स्थिति है उसके अंदर। अब जो याद करने वाली बात वो है कि निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, निवासियों तथा गैर निवासियों, ये याद करना पड़ेगा। निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा, निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा, आप देखेंगे यहां पर एक शब्द लगा है उत्पाद। उत्पाद का मतलब, उत्पाद दो होते हैं, वस्तु और सेवा। तो वस्तु और सेवा का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। इसीलिए कहा गया कि किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान देश के घरेलू सीमा के भीतर या देश के अंदर निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवा का, उत्पादित वस्तु एवं सेवा का, वस्तु एवं सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य, अंतिम मौद्रिक मूल्य का मतलब वही मार्केट प्राइस, अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? GDPMP, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। अब समझ में आ गया? कुछ समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। अब मैं आपको एक एक शब्द का पोस्टमार्टम करूंगा, तब बताऊंगा, तब समझ में आएगा। एक सामने आपकी जीडीपी की डेफिनेशन लगी है, एक बार पुनः पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिए। किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान देश के अंदर निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। तो एक एक शब्द समझना। राष्ट्रीय आय यानी जीडीपी की गणना किसमें होती है? बहुत शानदार टॉपिक है। जीडीपी की गणना किसमें होती है? एक वित्तीय वर्ष में। क्या कहा? एक वित्तीय वर्ष। एक वित्तीय वर्ष का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च की बात कर रहा है। उसमें क्या होना चाहिए? देश के अंदर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक देश के अंदर निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा, एक देश के अंदर निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा, मतलब भारत के लोग, भारत की कंपनियां या विदेशी लोग विदेशी कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवा, यानी जितना वस्तु एवं सेवा उत्पादित हो रही है, उत्पादन हो रहा है, उसका जो मौद्रिक मूल्य, कौन सा? अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होता है वही जीडीपीएमपी कहलाता है। तो मतलब ये हो गया कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान चाहे भारत की कंपनी हो, भारत की कंपनी द्वारा, अब एग्जांपल बता रहा हूं, भारत की कंपनी द्वारा भारत में उत्पादन तथा विदेशी कंपनी द्वारा भारत में उत्पादन या विदेशी लोगों द्वारा भारत में दी जाने वाली सेवाएं, विदेशी कंपनी द्वारा भारत में उत्पादन, कहां? भारत में। अभी आपने देखा देश के अंदर, अगर कोई भी विदेशी कंपनी भारत में प्रोडक्शन कर रही है ना, तो जितना प्रोडक्शन किया है उसका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य है वो जीडीपी है। भारत की कंपनियां जितना प्रोडक्शन की है उसका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य है वह जीडीपी है। यानी हमारे अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में देश के अंदर जो उत्पादन होता है वह जीडीपी का हिस्सा होता है, चाहे उत्पादन करने वाला वहां भारतीय हो चाहे विदेशी हो। उत्पादन होना कहां चाहिए? भारत में होना चाहिए। और कब होना चाहिए? एक वित्तीय वर्ष में होना चाहिए, एक फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए।
लेकिन दोस्तों सब कुछ समझ में मेरे हिसाब से आ गया होगा, एक वित्तीय वर्ष समझ में आ गया होगा, देश के अंदर समझ में आ गया होगा। निवासी और गैर निवासियों को मैं अलग से भी लिख दिया हूं, लेकिन एक शब्द जो मैं यहां पे अंडरलाइन करके रखा है, अंतिम मौद्रिक मूल्य, हो सकता है कि आपके समझ में न आया हो। तो चलिए हम बताते हैं अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक गन्ना है, गन्ना का कोई व्यापारी है, गन्ना की पैदा करता है और गन्ना पैदा करने में उसको 2000 रुपए की लागत आती है। एग्जाम्पल बता रहा हूं, 2000 की लागत आती है, 4 क्विंटल गन्ना पैदा करता है और तब क्या करेगा, वह उस गन्ने को 3000 रुपए में क्या किया, बेच दिया। किसको बेच दिया, कहां बेच दिया, मंडी में बेच दिया या किसी व्यक्ति से, व्यापारी से बेच दिया। वह मंडी वाला उस गन्ने को 4000 रुपए में कहां बेच दिया, व्यापारी को बेच दिया, बड़े व्यापारी को बेच दिया, मंडी वाला। और बड़ा व्यापारी उस 4000 में लिए गए गन्ने को धागा कंपनी को देता है। कौन सी कंपनी को देता है, धागा कंपनी को देता है। समझ में आया, एक बात समझिएगा, धागा कंपनी को देता है। मान लीजिए कितने में देता है, 5000 रुपए। धागा कंपनी उससे धागा तैयार करती है और किसको दे देती है, कपड़ा कंपनी को दे देती है। वह कितने में देती है, धागा तैयार करके 6000 रुपए में। कपड़ा कंपनी उससे कपड़ा तैयार करती है और अपना टैक्स वैक्स जोड़ करके वह कपड़ा 7000 रुपए में कहां निकाल देती है, मार्केट में निकाल देती है। तो साथियों यही 7000 रुपए होता है अंतिम मौद्रिक मूल्य। बोलिए अंतिम मौद्रिक मूल्य समझ में आया कि नहीं आया। तो यही 7000 रुपए जो आपके सामने दिख रहा है, यही होता है अंतिम मौद्रिक मूल्य। 2000 रुपए में एक किसान गन्ना तैयार करता है, 3000 रुपए में मंडी में बेच देता है। वह मंडी वाला व्यापारी 4000 रुपए में बड़े व्यापारी को वह गन्ना बेचता है। वह सॉरी ये व्यापारी क्या करता है, चीनी मिल को यह गन्ना देता है। किसको देता है, चीनी मिल को यह गन्ना देता है और चीनी मिल इससे चीनी तैयार करती है। सॉरी दोस्तों, चीनी मिल इस 5000 रुपए के गन्ने से चीनी तैयार करती है और 6000 रुपए में मार्केट में चीनी उतार देती है। मैंने सोचा मैंने एग्जांपल में कुछ और कपास वगैरह लिया है। चीनी मिल मार्केट में क्या गया, 6000 रुपए की जो शुगर मार्केट में आई, यही 6000 रुपए क्या होता है, अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है। आप समझ गए होंगे, इसका मतलब है ना कि अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तुएं आती हैं मार्केट में, उन सब का जो संपूर्ण वैल्यू होता है वही देश का जीडीपी होता है। वही देश का क्या होता है, जीडीपी होता है। और आपके सामने बोर्ड पर भी सारी चीजें मैंने लिख दिया। इसी को अंतिम मौद्रिक मूल्य बोलते हैं और इसी को जीडीपी बोलते हैं। सबको इंक्लूड कर लेते हैं, सबको, मतलब जितनी भी चीजें अर्थव्यवस्था में बनी होती हैं, अगर हम सबको जोड़ लें तो वह देश की जीडीपी हो जाती है। वह देश की जीडीपी हो जाती है, मार्केट प्राइस पर देश की जीडीपी हो जाती है। और आप बहुत शानदार तरीके से समझने का प्रयास कर रहे होंगे। तो पहली बात हमने यह देखा कि जीडीपी क्या होती है। तो किसी भी देश के अंदर एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में जो उत्पादन होता है, उत्पादन करने वाला भारतीय हो या विदेशी हो, जितने भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करता है, उसका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है 6000 रुपए जो मार्केट में आया, यह क्या होती है, जीडीपी कहलाती है। समझ में आया। तो चलिए आइए हम थोड़ा सा इसमें और समझते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखिएगा और हम लोग इसमें थोड़ा सा इसके बारीकियों को और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप समझिएगा। मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी में मैंने आपको पढ़ा दिया कि जो शुगर है, जो चीनी है, जो चीनी है ना, वह मार्केट से, माफ कीजिएगा, कंपनी से मार्केट में बिकने को आई थी कितने में, 6000 रुपए में। यही 6000 रुपए देश के जीडीपी एमपी का हिस्सा है। लेकिन यह चीनी ही नहीं, संपूर्ण क्षेत्रों में जितना उत्पादन हो रहा है, संपूर्ण उत्पादन का
जो वैल्यू होती है संपूर्ण उत्पादन, और उत्पादन कब होना चाहिए? एक वित्तीय वर्ष में। संपूर्ण उत्पादन तो हो, लेकिन कब हो तो भी नोट कर लो, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जो संपूर्ण उत्पादन होता है उसका जो योग होता है ना, उसका जो क्या हो योग होता है, वही होता है क्या? जीडीपी एमपी। अब समझ में आ गया जीडीपी एमपी क्या है? अब देखिए समझिएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि भारत, एग्जांपल भारत देश में 5,000 करोड़ की चीनी बनती है एक साल में, 20,000 या 2,000 करोड़ की बाइक बनती है। एग्जाम्पल बता रहा हूं, 5,000 करोड़ का ट्रैक्टर बनता है, 20,000 करोड़ की दवा बनती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी बने, उन सबको जोड़ लो, वही देश की जीडीपी होती है, जीडीपी एमपी होती है। 5 2 7 5 12, 5 2 7 5 12 और 20, जो ये 32,000 करोड़ है। एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, जो आपको 32,000 करोड़ है ना, यही जीडीपी हो गया। अब एग्जाम्पल भी बता दिया दोस्त, अब तो समझ में आ गया होगा। लेकिन ये चीनी बनाने वाला, बाइक बनाने वाला, ट्रैक्टर का निर्माण करने वाला, दवाओं का निर्माण करने वाला कोई भी हो, भारत का नागरिक हो, विदेश का नागरिक हो, भारत की कंपनियां हो, विदेश की कंपनियां हो, लेकिन उत्पादन कहां हो? आपके देश के अंदर हो, तो जीडीपी हो जाता है। लेकिन उत्पादन कब से कब तक होना चाहिए? 1 साल के अंदर का होना चाहिए। यानी जीडीपी में हम किसको इंक्लूड करते हैं? तो जीडीपी में हम ऐसे उत्पादन को इंक्लूड करते हैं जो वस्तु 1 साल यानी उसी साल निर्मित की गई हो या उसी साल बनी हुई हो। समझ गए ना? हाँ, तो देखिए क्या है, अब है क्या। अब किसी के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये बताइए कि जीडीपी वृद्धि दर क्या है? आर्थिक समृद्धि दर, जो लोग कहते हैं जीडीपी डाउन हो रही है, जीडीपी ज्यादा हो रही है, जीडीपी कम हो रही है, ये क्या है और कैसे होता है? तो देखिए, आइए इस टॉपिक में यहां पर इसको आपको मैं समझाता हूं। आपने देखा कि 32,000 करोड़ की आपकी जीडीपी बनकर तैयारी हुई, दैट एग्जांपल, ये सब एग्जांपल है। हम यह देख रहे हैं कि मान लीजिए कि 2019-20 में देश की जीडीपी कितनी है, समझिएगा। 2000 एग्जांपल है भैया, 2019-20 में आंकड़े नहीं है। 2019-20 में हम समझते हैं कि हमारे जो देश की संपूर्ण जीडीपी है वह 32,000 करोड़ की, ऐसा है नहीं, इससे बहुत ज्यादा है, लेकिन एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, 32,000 करोड़ की है। क्यों? क्योंकि 2019-20 में 32,000 करोड़ की वस्तु भारत में बनी। अब क्या हुआ ये कि जो ये चीनी बनी थी 5,000 करोड़ की, हो सकता है कि यह चीनी न बिकी हो, डिमांड इसकी कम हो गई हो, या बाइक ज्यादा बिकी हो तो बाइक अब ज्यादा बनेगी, ट्रैक्टर ज्यादा बिक रहे हो, ट्रैक्टर ज्यादा बनेगा। अब यह हो जाता है कि 2020-21 में कितने का माल बना देश के अंदर, कितने का बना? तो मान लीजिए अगर 2020-21 में देश में मात्र 30,000 करोड़ का माल बना, कितने का? 30,000 करोड़ का, तो आप कहेंगे ना कि पिछले वर्ष की तुलना में, 2019-20 की तुलना में देश की जीडीपी में गिरावट आया। कितने का गिरावट आया? तो दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2,000 करोड़ इंटू 100 और भागा पहले कितना था? 32,000 करोड़।
ए हो गया 16, तो 16 16 16 पंचे 90, 16 छक्का 96, बचा 4 हो गया 40, 16 दूना 32, बचा 8, 16 पंचे 80। इतने परसेंट की क्या हुई? गिरावट हुई है। 6.5% की जीएसटी में गिरावट आ गई। अभी कोरोना के समय में जीडीपी में क्या हुआ कि गिरावट आई? कारण क्या था दोस्त? सारे लेबर, सारे मजदूर काम पर नहीं थे, काम नहीं कर पा रहे थे, कोई सामान नहीं खरीद रहा था, कोई घर से नहीं निकल रहा था, तो सामान बन नहीं रहा था। और अगर सामान बनेगा नहीं तो जीडीपी कैसे आएगी? क्योंकि जो सामान बनता है वही तो जीडीपी होता है। जो सामान बनता है वही तो जीडीपी होता है एक साल में। जब सामान बनेगा नहीं तो जीडीपी डाउन हो जाएगी। और सामान कब नहीं बनता? जब मांग नहीं होती। मांग कब नहीं होती? जब पैसे नहीं होते। तो शायद आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं। तो सपोर्ट लोग एक बार अपने अपने दोस्तों तक, अपने अपने लेवल तक वीडियो को शेयर करके अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। और आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी में क्या अंतर है। एमपी एफसी की बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो देखिए, बहुत बड़े लेवल की बातें मैं आपको बता रहा हूं, सभी लोग बहुत ही शानदार तरीके से सुनेंगे। जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पीडीएफ प्रोवाइड होगा। आप लोग बोले सर आपका पीडीएफ मिलता है, वो 2 दिन किसी विशेष कारणों की वजह से तकनीकियां खराबी आ गई थी जो आपको नहीं मिल पा रहा था। देखिए, जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी का क्या मैटर है। अभी आपने देखा कि कोई वस्तु, चीनी एक वस्तु थी जो उसका हम लोग सेवन करते हैं, वह मार्केट में आई थी कितने की? 7,000 रुपए की। 7,000 रुपए की। अच्छा, ये चीनी 7,000 की बनी कैसे? तो गन्ना खरीदा गया था, मजदूर काम किए थे, परिवहन लगा था, मालिक का लाभ भी लगा था, और सरकार का कर भी इसमें इंक्लूड है। सरकार का कर भी इसमें इंक्लूड है, और कंपनी जहां कार्य कर रही है उस बिल्डिंग का किराया भी इसमें इंक्लूड है। तो सब कुछ इंक्लूड है इस 7,000 में। बोलिए यस और नो। जैसे मान लीजिए 7,000 में 5,000 रुपए का गन्ना, 500 रुपए मजदूरी, 500 रुपए का चार्ज आ गया परिवहन का, 200 रुपए लाभ, माफ कीजिएगा 50,000 नहीं 500, 200 रुपए का लाभ, 5 2 7 5 12, 100 रुपए का कर, 400, 5 5 10, 2 12, 1 13, मान लीजिए थोड़ा इसको यहां बढ़ा देते हैं। मान लीजिएगा 500 का लाभ, 100 का ए, और 400 रुपए लग गया किराया। 400 रुपए लगा किराया। तब जाकर देखिए, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, सेट सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो आपको इसकी कीमत हो गई कितनी? 7,000 रुपए। लेकिन जीडीपी एफसी, एफसी का मतलब होता है साधन लागत। साधन लागत जो वह बन करके तैयार हुआ है। जो क्या हुआ है? बन करके तैयार हुआ है। कितने खर्च में? तो कितने खर्च में बन करके तैयार हुआ है? इसको इंक्लूड कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, और इसको कर लो, कर को हटा दो। तो अगर हम साधन लागत, चीनी की साधन लागत की बात करें ना, तो चीनी का साधन लागत 7.9 के आएगा, 6,900 रुपए आएगा। अब आप समझ रहे हैं, क्योंकि हमने टैक्स को हटा दिया। टैक्स लागत मूल्य में नहीं आता, टैक्स अलग से दर्ज किया जाता है और या फिर सरकार के द्वारा वसूला जाता है।
टैक्स या तो दर्ज किया जाता है या सरकार के द्वारा वसूला जाता है। बहुत शानदार तरीके से जीडीपी को समझिएगा। कहेंगे ना ऐसा छोटा सा पार्ट इतना लंबा क्यों पढ़ा रहे हो? छोटा नहीं है भाई, बहुत विशाल है। अब देखिए है क्या, अगर आप जानना चाहें तो आप यह कहेंगे कि सर जीडीपी एफसी बराबर क्या मैं जीडीपी एमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर लिख सकता हूं? यस, बहुत सही, अप्रत्यक्ष कर आप लिख सकते हैं और ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए एक आंसर निकालने के लिए आपको यहां तक समझना होगा। अब इसमें से इसको निकालने के लिए क्यों आपको समझना है? क्योंकि आपको पता है कि जीडीपी एफसी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? कर को घटाना पड़ता है। कौन सा कर? यह जो 100 रुपए जो टैक्स के रूप में दिया है कंपनी ने, कितना? ये जो 100 रुपए टैक्स के रूप में दिया है ना, यह साधन लागत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? साधन लागत में क्या क्या शामिल किया जाता है? कच्चे माल की कीमत, मजदूरों को अदा की जाने वाली मजदूरी, परिवहन का खर्चा, बिजली का खर्चा, ये सब साधन लागत है। कच्चा माल का खर्चा, टैक्स कभी भी साधन लागत में नहीं होगा। लेकिन अगर जीडीपी की बात होगी तो उसको शामिल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जीडीपी में अंतिम मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है, जितने मूल्य पर कोई भी वस्तु मार्केट में बिकने को तैयार होती है। शायद आप लोग मेरी बात बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ रहे हैं। तो आपने यह देख लिया कि सर हम लोग जीडीपी के अंतर्गत क्या देखते हैं कि किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान देश के अंदर निवासियों और गैर निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवा का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है उसी को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग शानदार तरीके से चीजों को आगे लेते हुए अब हम लोग बात करेंगे जीएनपी पर। आपको जीडीपी समझ में आया नहीं आया? कभी भी भूलोगे कि नहीं भूलोगे? नहीं भूलोगे। लेकिन हम लोग जीडीपी को निकालने से जीएनपी को निकालने से पहले आपको बता दें कि जीडीपी ग्रोथ रेट कैसे निकाली जाती है। जीडीपी ग्रोथ रेट कैसे निकाली जाती है भैया? जीडीपी में जो वृद्धि होती है वह कैसे निकाली जाती है? तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं? वर्तमान जीडीपी माइनस पुराना या पुरानी का मतलब जिस पर आप निकालना चाहें। पिछले वर्ष की तुलना में, 2015 की तुलना में, 2010 की तुलना में, तो आपको पुराना पता होना चाहिए। अपन पुराना यानी पुरानी जीडीपी और यहां पर आपको 100 का गुणा कर देना है। यही जो आपकी होगी, यही होगी जीडीपी ग्रोथ रेट। आप लोग चाहें तो इसको अपने पास रख सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ के माध्यम से आपको मिलेगा जरूर। जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट की बात कर लें, हम यह मान लेते हैं दैट एग्जांपल कि 2015-16 में देश की जीडीपी, एग्जांपल बता रहा हूं, कितने की थी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख करोड़ की थी। कितने की थी? 5 लाख करोड़ की थी, एग्जाम्पल। और वर्तमान में देश की जीडीपी हम यह समझ लें कि 5,60,000 करोड़ की है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? ये मान लीजिए वैल्यू कितने की है, कब की है? यह वैल्यू है 2019-20 की। तो माइनस पिछला दर कितना है भैया? 5 लाख करोड़। 5 लाख करोड़ इंटू भागा 5 लाख करोड़ और गुणिते 100। तो कुल मिलाकर यही निकल करके आएगा। यहां से 60,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो, और नीचे कितना है? 5 लाख इंटू 100, यही हुआ ना?
तो ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक यहां से एक यहां कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे सर 10 छक्का 60 और बटे 5, यानी देश की जीडीपी में 5% की वृद्धि, 12% की वृद्धि हुई। देश की जीडीपी में 12% की वृद्धि हुई। इसी के हिसाब किताब से जीडीपी निकाली जाती है, इसी के हिसाब किताब से जीडीपी निकाली जाती है। समझ में आ गया जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होता है? बहुत सही। हाँ, अगर ये वर्तमान वाला पिछले वाले से कम होगा, ये कम होता है ज्यादा होता, तो यही वैल्यू माइनस में आ जाती और इसी को कहते हैं कि जीडीपी गिर रही है। यह होती है जीडीपी का स्लो डाउन होना, यह होता है अप डाउन होना। चलिए अब हम लोग, माफ कीजिएगा, अब हम लोग बात करेंगे जीएनपी के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे जीएनपी के बारे में। जीडीपी का चक्कर हो गया कंप्लीट। जीएनपी और जीएनपी एफसी को भी देख लेंगे। बस एफसी में क्या है, वही अप्रत्यक्ष कर वाला चक्कर है जो आपको समझना चाहिए। अब देखिए इसका फुल्ला नाम हो जाता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए उसमें डोमेस्टिक शब्द का प्रयोग था, इसमें नेशनल शब्द का प्रयोग है, तो कुछ ना कुछ तो अंतर होना ही चाहिए। अब क्या है समझिएगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब है सकल, क्या, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगर आप देखेंगे ना, इसमें से दो चीजें तो कॉमन है, क्या, सकल और उत्पाद। शब्द फर्क कितना है, किसका, राष्ट्रीय का फर्क है जीडीपी में से। तो इसकी एक डिफिनीशन आइए हम सब थोड़ा सा लिखते हैं और ये देख लेते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आता है। किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान, यहां भी वही होगा, किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान, किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान, किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान देश के अंदर एवं बाहर, बहुत सही, यही आपको समझना है, देश के अंदर एवं बाहर देश के अंदर एवं बाहर केवल किसके द्वारा, निवासियों द्वारा, देश के अंदर एवं बाहर केवल निवासियों द्वारा उत्पादित, क्या उत्पादित, वस्तु एवं सेवा, ये तो आप जानते ही हैं, उत्पादित वस्तु एवं सेवा, वस्तु उत्पादित, सॉरी यार, उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य, अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, जीएनपी कहलाता है, या जीएनपी है। अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या है, जीएनपी है। तो आप समझ गए होंगे ना कि जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है और क्या समानता है। कुछ खास अंतर नहीं है। यहां पर क्या होगा कि उत्पादन भी यहां पर किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान ही होगा। यहां भी जो उत्पादन होगा वह किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान ही होगा
और लेकिन देश के अंदर एवं बाहर दोनों होगा, और उत्पादन करने वाला कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ भारतीय होगा। चलिए क्या है चीज इसमें, ये देख लेते हैं। ये 2 पॉइंट्स यहां भी लिख देते हैं जो वहां लिखेंगे। इसमें किसको शामिल करते हैं? निवासियों द्वारा भारत में किया जाने वाला उत्पादन, भारत में किया जाने वाला उत्पादन, निवासियों द्वारा भारत में किया जाने वाला उत्पादन। और एक क्या है? निवासियों द्वारा विदेश में किया जाने वाला उत्पादन, या विदेशों में किया जाने वाला उत्पादन, किया जाने वाला, विदेशों में किया जाने वाला उत्पादन। अब आपको समझ में आ गया कि जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है। जीडीपी में भारतीय और विदेशी दोनों कहां उत्पादित करते थे वस्तुओं को? भारत में। लेकिन जीएनपी में क्या होगा कि भारत वाले ही उत्पादित करेंगे। कहां? भारत में भी करेंगे और विदेश में भी करेंगे, दूसरे देशों में भी करेंगे। चीजें समझ में आ गई? तो यही चीज आपको समझना है। अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या होता है आप जानते ही हैं। तो एक चीज आपको एकदम कंफर्म अब पता हो जानी चाहिए कि जीडीपी जीएनपी में कुछ चीजों का कॉमन है। क्या? भारतीयों द्वारा भारत में किया जाने वाला उत्पादन। क्योंकि भारतीयों द्वारा भारत में किया जाने वाला उत्पादन भी जीडीपी का हिस्सा है, और भारतीयों द्वारा भारत में किया जाने वाला उत्पादन जीएनपी का भी हिस्सा है। तो अगर आपको जीएनपी प्राप्त करनी चाहिए है और आपको जीडीपी दिया है ना, तो आप क्या कर सकते हैं? विदेश से प्राप्त आय को जोड़ सकते हैं, प्लस निवल विदेशी आय। निवल विदेशी आय, ये निवल विदेशी आय क्या होती है भाई? ये शुद्ध विदेशी आय क्या है? और इसको एनएफआई भी बोलते हैं, नेट फॉरेन इनकम। अगर एक अच्छा सा फार्मूला आपको दिखा दूं तो जीएनपी एमपी बराबर जीडीपी एमपी, ये तो दोनों समझ में आपको आ रहा होगा, लेकिन आपको ये नेट फॉरेन इनकम यानी निवल विदेशी आय नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई है? बहुत सही। तो देखिए जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है। आपसे पूछेगा कि भारत के द्वारा विदेश में किया जाने वाला कार्य किसका है, तो किसका हिस्सा है, तो आप कहेंगे जीएनपी का। देखिए निवासियों द्वारा विदेशों में किया जाने वाला उत्पादन, मतलब अगर आपके भारतीय नागरिक, भारतीय के निवासी विदेश में किसी भी प्रकार की सेवा दे रहे हैं या वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, तो जीडीपी नहीं, किसका हिस्सा है? जीएनपी का। और अगर भारत में कर रहे हैं तो किसका हिस्सा है? जीडीपी का। लेकिन हाँ, भारतीयों द्वारा भारत में किया जाने वाला भी उत्पादन जीएनपी का भी हिस्सा है और जीडीपी का भी हिस्सा है। ये बड़ी बात है भाई। तो चलिए हम लोग क्या देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं क्या होता है निवल विदेशी आय। निवल विदेशी आय क्या है? निवल विदेशी आय मतलब नेट फॉरेन इनकम। यह क्या होती है? आपको पता है कि भारतीय लोग विदेश में काम करते हैं और विदेशी लोग भी भारत में काम करते हैं। तो समझिएगा, भारतीयों द्वारा विदेश में अर्जित आय, भारतीयों द्वारा विदेश में अर्जित आय, भारतीयों द्वारा विदेश में अर्जित आय डिफरेंस विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय। विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय
अब आपको समझ में आ गया। जैसे ये नेट फॉरेन इनकम या निवल विदेशी आय क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि भारत ने विदेश से कितना आय कमाया, 500 करोड़ रुपया भारत के या भारत के लोगों द्वारा, और विदेशी लोगों ने भारत से कितना पैसा लेकर गए, 200 करोड़ रुपये। तो जो हमारा नेट फॉरेन इनकम होगा ना, वह कितना होगा, 300 करोड़ रुपए हमारा क्या है, शुद्ध विदेशी आय है। और अगर हम जीडीपी में, समझिएगा, अगर हम जीडीपी में अपनी एनएफआई यानी शुद्ध विदेशी आय को जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है जीएनपी। क्या बन जाता है, जीएनपी बन जाता है। यही आपको समझाना था मुझे, ठीक। तो साथियों, हम लोगों ने जीडीपी और जीएनपी दोनों के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से अध्ययन किया है। हम लोग बहुत ही जल्द आपके बीच में नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय से संबंधित दूसरे वीडियो को लाने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग जबरदस्त तरीके से सेशन को शेयर करिएगा, और सभी लोग, जैसे कल हम आपके बीच में राष्ट्रीय आय से संबंधित दूसरा वीडियो प्रस्तुत करें, तो आप लोग सभी लोग उपस्थित होइएगा, क्योंकि मैं जीएनपी और जीडीपी ये चीज़ दोनों मैं आपको बता चुका हूं। अब हम लोग मूल्यह्रास पर बात करेंगे, और मूल्यह्रास के बाद हम लोग एनएनपी और एनडीपी को समझ लेंगे, प्रति व्यक्ति आय को समझ लेंगे। सारी चीज़ें हमारे बीच में स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।